Let's discuss the another question that is nothing but ये तो हमने पढ़ लिया है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मतलब दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट, उस पार्ट को क्या बोलते हैं जिसमें हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं अलग अलग. तो मतलब वो सारा जो भी है. अब हम तो क्वेश्चन करते हैं. नाउ प्रोसीडिंग फॉर द क्वेश्चन. रेजिडुअल वैल्यू, ये क्या बोल रहे हैं? Residual value क्या है? The residual value and the useful life of an asset should be reviewed at least at each financial year end. तो जो residual value है, the residual value and the useful life of the asset should be reviewed. तो जो भी residual value होगी asset की और जो भी useful life होगी asset की, that the same should be reviewed. हम review करेंगे at least at each financial year का. इसको मैं ऊपर रखती हूँ ताकि मुझे भी दिखे थोड़ा थोड़ा. ओके. तो जो रेजिडुअल वैल्यू है एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, that the same should be reviewed at least at each financial year end, and its expectation differ from previous estimate. The change should be accounted for as change in accounting estimates in accordance with India's 8 accounting policy. Changes in accounting estimates and error. तो यहाँ से एक और बात पता चल गई कि हमें India's 8 पढ़ने को मिलेगा, and that the same is not, मतलब that the same as nothing but the accounting policy changes in accounting estimates and errors वाला है. और क्या होता है अगर जब भी estimates में change हो जाते हैं ना in the depreciation method, तो that the same is the changes in accounting estimate. Alright, यहाँ तक तो समझ आ गया. Now comes the next part is revision of useful life. An asset which cost, तो ये क्या लिखा है? That is the illustration 6. अब मुझे चाहिए word. बीच में कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है? So we are finally on illustration number 6. Illustration number 6. We are doing what the question talks about. ये क्या हो रहा है? एक मिनट. इसको बंद नहीं कर सकती. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है ₹10,000. एक एसेट है, वी हैव वन एसेट जिसकी कॉस्ट है that is rupees how much? That is rupees 10,000. उसके बाद क्या आ रहा है? एंड हैव एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और जिसकी लाइफ है that the same has a life of 10 years. 10 years लाइफ है. एंड रेजिडुअल वैल्यू, और जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? दैट इज रुपीज, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹2,000. correct. And after 2 years useful life was revised to remaining 4 years. So currently if we talk about the case, then currently क्या situation है हमारे पास? इस एसेट है जिसकी कॉस्ट है 10,000, लाइफ है 10 years, और जिसकी रेजिडुअल वैल्यू दी है. तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिचुएशन के बेसिस पे हम अगर सॉल्यूशन करें ना, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन पर एनम?
बेसिस पे व्हाट विल बी इट्स डेप्रिसिएशन पर एनम। फिर डेप्रिसिएशन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट 10,000 एसेट की कॉस्ट माइनस द सैल्वेज वैल्यू दैट इज द 2,000 rupees डिवाइड बाय लाइफ दैट इज 10,000. So we will get the depreciation on a per annum basis that is nothing but the 8,000 डिवाइड बाई 10, 800 आ जाएगा उसका। करेक्ट, वैसे तो हमें करने की जरूरत नहीं है बट स्टिल कर दिया तो कोई बात नहीं। 800 पर एनम आ जाएगा, दैट इज 8 रुपीज 8 एनम रुपीज 8,000 पर एनम का हमारा 800 पर एनम का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बट उसके बाद हमें ये बोला जा रहा है आफ्टर 2 ईयर, जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, और जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स द रिवाइज मतलब द यूजफुल लाइफ रिमेनिंग टू 4 ईयर्स। मतलब अगर हम देखें, ये तो हमारा फर्स्ट केस था, फिर रिविजन हो गया है इन द कंडीशन, एंड रिविजन इन द कंडीशन इन द सेंस नाउ द रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग लाइफ जो है, रिमेनिंग लाइफ अब वो बोल रहे हैं कि नाउ ओनली इज ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर्स है। तो अगर हम अभी तक देखें तो अभी तक 10 ईयर्स थी, 2 साल चलेगा तो 8 ईयर्स होनी चाहिए, तो रिमेनिंग शुड बी 8 ईयर्स अकॉर्डिंगली, बट ये बोल रहे हैं कि 4 ईयर्स ही होगी। तो 4 ईयर्स तो हमें सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा इन एज पर दिस केस आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स का। तो आफ्टर 2 ईयर्स इन्होंने ऐसा बोला, तो हम कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट कैरिंग अमाउंट टिल डेट कैरिंग अमाउंट टिल डेट यानी कि अकॉर्डिंगली 800 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा। बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑन एसएलएम बेसिस पे, ये कुछ अलग तो नहीं बताया हमें। एसएलएम बेसिस पे तो अकॉर्डिंगली 1600 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि 10,000 माइनस 1600, तो कैरिंग अमाउंट टिल डेट कितना आ जाएगा हमारा, 8,400। नाउ डेप्रिसिएशन एज पर रिवीजन के बाद हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा, दैट इज 8,400। अब वो बोल रहे हैं कि रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर्स ही होगी, तो हम 4 ईयर्स कर देंगे। अभी तक हमारे अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग लाइफ है, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, इसमें क्या बोला था, एसेट की प्राइस इतनी है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर, रेजिडियल आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद यूजफुल लाइफ वाज रिवाइज टू 4 ईयर्स। यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 ईयर। तो पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा 1 2 3 3 ईयर का। फर्स्ट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, हमारा आ गया। सेकेंड ईयर किया, वो भी आ गया। अब थर्ड ईयर इनका बोलना है कि जो देर विल बी रिविजन, रिविजन और उसके बाद द सेम विल हैव द ऐसा। तो थर्ड ईयर में भी हमें माइनस स्क्रैप भी लेस करना होगा। स्क्रैप तो वही है, बिकॉज स्क्रैप में कोई चेंज है, स्क्रैप में चेंज हो गया तो उसको भी कंसिडर करते हैं। और द रिमेनिंग लाइफ इज 4 ईयर्स, तो अकॉर्डिंगली 8,400 जो हमारा कैरिंग अमाउंट बच रहा है थर्ड ईयर वाले डेट पे, उसमें से हमने लेस कर दिया 2,000 ऑफ स्क्रैप डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब वो बोल रहे 4 ईयर्स, तो इट विल बी 8,400 माइनस 2,000 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ विल बी 4 ईयर्स, तो 1600 सॉरी पर एनम हमारा अब डेप्रिसिएशन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी इनका भी इतना ही आ रहा है थर्ड ईयर से।
द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट में इंक्रीज टू एन अमाउंट, जो रेजिडुअल वैल्यू है में इंक्रीज हो सकती है टू एन अमाउंट इक्वल टू द ग्रेटर देन द एसेट्स कैरिंग अमाउंट. If it does, the asset's depreciation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount. So residual value है जो scrap होता है of an asset में increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. तो वो जो amount है residual value आपका increase हो सकता है equal to या तो बरोबर या फिर ज्यादा than the asset के carrying amount से भी ज्यादा हो सकता है. यहाँ पे हमारा carrying amount 8,400 था, यहाँ पे तो ऐसा कोई केस नहीं था रेजिडुअल वैल्यू का, बट ये बता रहे हैं कि वो इंक्रीज हो सकता है या तो असेट्स के कैरिंग अमाउंट तक या फिर उससे ज्यादा भी. एंड इफ इट डस, और अगर ऐसा हो जाता है तो एसेट का डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा अनलेस एंड अंटिल इट्स रेजिडुअल वैल्यू सब्सिक्वेंटली, जब तक अगर डिक्रीज ना टू एन अमाउंट बिलो द असेट्स कैरिंग अमाउंट. डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट. और डेप्रिसिएशन तब भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब इवन अगर फेयर वैल्यू ज्यादा हो जाए कैरिंग अमाउंट से of the asset as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. Repair and maintenance of an asset do not negate the need to depreciate it. Okay, तो इसमें इस क्वेश्चन में छोटा ही था, छोटू मोटू का क्वेश्चन था. That is nothing but the illustration number 6. Now proceeding to the next question, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. What does the next question talks about? Now the commencement of depreciation, cessation of depreciation, factors affecting the useful life of an asset, impact of entity, depreciation. तो ये सब तो theoretical सा लग रहा है, तो इसको quickly read करते हैं और then move to the illustration number 7 पे चलेंगे फिर. और इसमें क्या लिखा है और ये कितना useful है I don't know, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं because I don't know. Now comes the commencement of, now comes what? That is nothing but the commencement of depreciation. Commencement of depreciation matlab what? Depreciation of an asset begins when it is available for use, that is when it is in the location and the condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by the management. Depreciation of an asset तब start हो जाता है when it is, जब वो available होती है for use. तो this is also one of the very important point जो कि सर ने क्लास में भी बताया था. तो डेप्रिसिएशन हम कब लगाएंगे? जब वो अवेलेबल हो जाती है फॉर यूज. मतलब हम पुट टू यूज वाली कंडीशन नहीं देखेंगे. यहाँ पे जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे दैट द सेम वी विल कैलकुलेट कब आपका असेट अवेलेबल है फॉर यूज से. When it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Cessation of depreciation कब खत्म हो जाएगा? Depreciation of an asset ceases at the earlier of, कब खत्म हो जाएगा? The date that the asset is classified as held for sale. अगर asset जो है classify हो गया कि वो बिकने जा रहा है, बेच रहे हैं हम उसे, that is the held for sale or included in a disposable group is classified as held for sale in accordance with Ind AS 105. अगर Ind AS 105 के अकॉर्डिंग अगर हमें ये बोल दिया जाता है कि asset the same is held for sale, तो asset जो है सीज हो जाएगा फॉर द डेप्रिसिएशन पर्पस एंड द डेट दैट द एसेट इज डी-रिकॉग्नाइज्ड, या फिर एसेट को हमने डी-रिकॉग्नाइज कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में भी एसेट जो है वो ऐसा हो जाएगा. उसके बाद therefore depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated. Therefore depreciation does not cease, तब तक खत्म नहीं होगा when the asset become idle or is retired from active use unless the asset is, जब तक fully depreciated नहीं हो जाता है तब तक वो depreciate होना खत्म नहीं होगा. However, under uses method of depreciation, the depreciation charge can be zero while there is no production. तो under किस एक method होता है uses method को शायद production method भी बोलते हैं I think so. तो uses method होता है, under the uses method of depreciation the depreciation charge can be zero while there is no production. तो depreciation charge zero भी होता है जब कोई production नहीं होता है, उस केस में depreciation का charge as a zero भी होता है. Alright, then come to the next part is what are the factors affecting the useful life of an asset. कौन से factor? This part seems interesting ना, automatically it seems interesting because समझ आ रहा है तो interesting लगने लग जाता है. Factor affecting the useful life of an asset, कौन से factors है जो कि affect करते हैं the useful life of an asset. The future economic benefit embodied in an asset are consumed by an entity principally through its use.
जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं विच इज एम्बॉडीड इन एन एसेट आर कंज्यूम बाय एन एंटिटी principally through its use. Future economic benefit embodied in an asset are consumed by an entity principally through its use. However, other factors जैसे कि टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलिसेंस, मतलब किन की वजह से द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट अफेक्ट करती है. तो नॉर्मल हमें क्या बताया, फ्रॉम द वियर एंड टीयर ऑफ द एसेट. तो यूजुअली हम डेप्रिसिएशन इस वजह से भी लगाते हैं बिकॉज ऑफ द नॉर्मल वियर एंड टीयर. और जो दूसरे जो चेंजेस है, द टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस है, कमर्शियल ऑब्सोलिसेंस है एंड ऑल, तो ये वाले सारे भी फैक्टर्स होते हैं विद एन एसेट रिमेन आइडल ऑफन result in the diminution of the economic benefit that might have been obtained from the asset. Consequently, all the following factors are considered in determining the useful life of the asset. Expected uses of the asset uses is assessed by reference to the asset's expected capacity or physical output. उसके बाद मतलब expected uses of asset क्या, uses is assessed होती है by reference to the asset's expected capacity क्या है and what is the physical output क्या है. एक्सपेक्टेड फिजिकल वियर एंड टीयर से which जो कि डिपेंड करता है ऑन द ऑपरेशनल फैक्टर्स, जैसे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ शिफ्ट्स फॉर विच द एसेट टू बी यूज्ड एंड द रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम एंड द केयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द एसेट व्हाइल आइडल. तो ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स. नॉर्मली जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज द टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, फ्रॉम द नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, दीज विच वी नो फ्रॉम आवर 11th स्टैंडर्ड्स. उसके बाद टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलिसेंस की वजह से arising from changes or improvement in production or from the change in the market demand for the product or service output of the asset. Expected future reduction क्या in the selling price of an item that was produced using an asset could indicate the expectation or technical or commercial obsolescence of the asset, which in turn might reflect a reduction of the future economic benefit which is embodied in the asset. Legal or similar limits on the use of assets such as expiry dates of the related leases. Okay. Now, what will be the impact of an entity's assets management policy? Impact क्या पड़ेगा? What will be the impact क्या पड़ेगा of entity के asset management policy पे? जो useful life होती है of an asset is defined in terms of assets expected utility to the entity. कितने टाइम तक वो asset entity के लिए use में आएगा, कितना useful है, that is nothing but the utility, कितनी उपयोगिता रखता है वो. The asset management policy of the entity may involve the disposal of the asset after a specified time or after consumption of a specified proportion of the future economic benefit embodied in the asset. Therefore, जो useful life होगी assets से, that the same may be shorter हो सकती है than the economic life से. Useful life हो सकता है assets के that the same may be shorter than the economic life से shorter हो. उसके बाद जो एस्टिमेशन होता है ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, जो कि बेस्ड होता है ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द एंटिटी विद सिमिलर एसेट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन मेथड. डेप्रिसिएशन मेथड कौन कौन से होंगे? तो किस डेप्रिसिएशन मेथड में जो डेप्रिसिएशन वो जीरो भी हो जाता है जब प्रोडक्शन जीरो होता है, दैट इज द यूजेस मेथड. ओके, तो डेप्रिसिएशन मेथड क्या है? द डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefit are expected to be consumed by the entity. जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो यूज किया जाता है ताकि वो रिफ्लेक्ट करे पैटर्न इन विच द एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम बाय द एंटिटी. जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो अप्लाई होता है टू एन एसेट इज रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर. हर फाइनेंशियल ईयर पे लगेगा एंड इट इफ देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज है in the expected pattern of consumption of the future economic benefit जो कि embodied in the asset, the method should be changed to reflect the change pattern. Such a change is accounted for change, और ये जो change हो जाता है estimation में of depreciation, that is nothing but the change in the accounting estimate in accordance with Ind AS 7, जो कि अभी हमने ऊपर भी consider किया था उसको. Now comes the our next illustration, which is nothing but the illustration number 7. Alright, so we are discussing illustration number 7. So we are discussing the illustration number 7. That is what? That is the change in depreciation method. अगर change, if there is a change हो जाता है in, if there is a change in
Illustration number 7. That is what? Beta